डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर पढ़ना है। तो पहले ये समझेंगे इसमें कि जो चार्ज स्फीयर होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप है होलो या थिन सेल, और दूसरा टाइप क्या होता है, सॉलिड। होलो थिन सेल किसे कहते हैं, जैसे ये है हमारा, ये होलो थिन सेल है जिसमें अंदर से ये खोखला है, ठीक है ना। और ये जो सेल है वो बहुत पतली है, इसलिए क्या कहा गया है इसको, थिन सेल। और जो सॉलिड होता है वो उसमें कंप्लीट होता है, वो अंदर से भरा हुआ होता है, ठोस होता है, ठीक है। अब इनमें भी दो दो टाइप होते हैं। तो एक तो होता है कंडक्टिंग होलो स्फीयर और दूसरा होता है नॉन कंडक्टिंग। ऐसे ही सॉलिड में भी दो टाइप होते हैं, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, ठीक। अब जो ये कंडक्टिंग होलो और नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर हैं, और ये कंडक्टिंग जो सॉलिड है इसमें जो चार्ज होता है वो सरफेस पर पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये कैसे कि जो कंडक्टिंग कोई ऑब्जेक्ट होता है उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि उस पर जो चार्ज होता है उसमें फ्लो कर सकता है, और फ्लो करके वो कहाँ पहुँच जाता है, सरफेस पर पहुँच जाता है। तो इसलिए जो कंडक्टिंग होलो हो स्फीयर हो या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, तो उन पर जो चार्ज होगा वो सरफेस पर होगा। अब जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है ये कैसा है, थिन सेल है। तो ये थिन सेल होने के कारण ये ऑटोमेटिक किस पर होगा, सरफेस पर होगा। तो कहने का मीन ये है, तो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ये तीनों का जो प्रॉपर्टी होती है, जो चार्ज होता है वो सरफेस पर पाया जाता है, इसलिए ये तीनों एक ही तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देते हैं, ठीक है ना। अब आगे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एक पॉइंट पर पढ़नी है। जैसे एक पॉइंट यहाँ पर हो, है ना, तो ये पॉइंट कैसा है, आउटसाइड है इस सेल के, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है कुछ ना कुछ एक्स डिस्टेंस आउटसाइड रखा है, तो ये पॉइंट क्या इधर ही हो सकता है, नहीं। तो ये पॉइंट तीन केस बनते हैं इसके। तो ये पॉइंट आउटसाइड है सेल के, दूसरा केस क्या हो सकता है, सरफेस पर हो, यहाँ पर ये पॉइंट पी हो, या ऐसा हो सकता है इनसाइड हो पॉइंट पी। तो इन तीनों केसों को बारी बारी से समझेंगे। तो पहले इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, और इन तीनों भी क्या केस हैं, ये तीन केस हैं, ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल है इसके थ्रू। तो इसमें थिन स्फेरिकल सेल ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो हमारा ये कंडक्टिंग है, ठीक है ना। कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड जो हमारा कंडक्टिंग है, इन तीनों को एक साथ एक ही बार में समझ लेते हैं, ठीक है ना। तीनों में सरफेस पर चार्ज पाया जाएगा, ठीक है। तो अब तो जैसे ये क्या लिया हमने, थिन स्फेरिकल सेल लिए, ये हमारी क्या है, एक थिन स्फेरिकल सेल है, ठीक। और इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, और इस पर चार्ज मान लिया है क्यू है, ठीक है ना। और इसमें हमें क्या दे रखा होगा, एक तो रेडियस दे रखी होगी और एक सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी होगी सिग्मा। तो इसमें कंसिडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो ये इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी होगी और क्या दे रखा होगा, रेडियस। उसके थ्रू क्या निकाल सकते हैं, इस पर जो चार्ज है, ठीक है ना। कैसे निकाल सकते हैं कि हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि जो सिग्मा होता है वो क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो एरिया दे रखा हो, रेडियस दे रखी है, तो एरिया आ जाएगा, और एरिया और सिग्मा का मल्टीप्लाई करके हम चार्ज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे अब इसको बारी से समझेंगे ढंग से। तो हमने इसमें हम डेराइव करेंगे जब पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, ठीक है ना। तो ये स्फेरिकल सेल है, इसके आउटसाइड एक पॉइंट पी लिया है, और ये इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, आर। तो स्मॉल आर डिस्टेंस लिए पॉइंट की, और कैपिटल आर डिस्टेंस ये रेडियस है स्फेरिकल सेल की, ठीक है। अब इस पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, तो इसमें हम किसका यूज करते हैं, गॉस थ्योरम का। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। तो स्फेरिकल कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जिस पर चार्ज होगा, तो उसके लिए बेस्ट गॉसियन सरफेस क्या होती है, स्फीयर, ठीक है ना। तो जो इसका सेंटर है उसी सेंटर को मानते हुए एक स्फीयर ड्रॉ किया हमने। अब वो ऐसा ड्रॉ करेंगे जो इस पॉइंट पी से जाता हो, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ फाइंड करनी है, इस पॉइंट पी पर, ठीक है ना। तो गॉसियन सरफेस की पहले पर मैंने प्रॉपर्टी बता रखी है क्या, कि जो चार्ज की सिमेट्रिक होनी चाहिए, तो ये चार्ज की सिमेट्रिक भी है गॉसियन सरफेस। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसके हर एक पॉइंट पर जो गॉसियन सरफेस है ये रेड कलर की, इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
तो अगर हमें पता है कि जैसे ये पॉइंट P r डिस्टेंस पर है, हर एक पॉइंट P जो होगा इसका जो गॉसियन सरफेस का हर एक पॉइंट जो भी लेंगे, यहाँ लो इधर लो कि ना, P लिया यहाँ पर, यहाँ Q ले लेते हैं, यहाँ R लेते हैं, ये सभी पॉइंट क्या है सेंटर से R डिस्टेंस पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है ना। अब जो चार्ज सेल है इसके थ्रू क्या समझते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कैसे निकलेंगी, आउटसाइड नॉर्मल ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ऐसे, आउटवर्ड नॉर्मल, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगी इसमें। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटसाइड निकलेंगी। ठीक है ना। तो अब जो आउटसाइड नॉर्मल होता है इसके लिए कहाँ से जाता है, सेंटर से। ठीक है ना, ऐसे सेंटर से ये सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी वो सेंटर से जाएगी और इस सरफेस के परपेंडिकुलर होते हुए जाएगी। ठीक है ना, तो गॉसियन सरफेस पर परपेंडिकुलर होगी। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E। अब जो ये कैसी सरफेस है, ये कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस में हम कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा निकालते हैं जैसे ये छोटे छोटे एलिमेंट में तोड़ लेते हैं इसको, और ऐसा एलिमेंट लेते हैं जो एक प्लेन की तरह काम करे, क्योंकि फ्लक्स जो निकालते हैं वो परपेंडिकुलर लाइन निकलनी चाहिए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है ना, तो अगर हम इसका छोटा सा एक प्लेन सरफेस ले लेंगे तो उसका एक एलिमेंट काटा मैंने, तो एक एलिमेंट ले लिया, ये एक एलिमेंट है ऐसा जो प्लेन दिखे, इसको क्या नाम दे दिया, DA। ठीक है ना, और ये इसका जो एरिया वेक्टर होगा कैसा होगा, इस पर नॉर्मल होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो भी निकल रही होंगी इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो भी कैसी होंगी, इसके नॉर्मल होंगी। तो E और DA के जो एंगल होगा कितना होगा, 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे ही निकलेंगी आउटवर्ड नॉर्मल, और जो एरिया वेक्टर होगा वो भी इधर होगा, तो दोनों के बीच का जो E और DA के बीच का जो एंगल आएगा कितना आएगा, 0। ऐसा ही हर एक पार्ट पर अगर मैं इधर ले लेता हूँ तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर कैसा हुआ, एरिया वेक्टर क्या ऐसे हुआ, DA। ठीक है, और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालता हूँ, जितनी भी निकलेंगी ऐसे ही नॉर्मल निकलेंगी, तो दोनों हर एक पॉइंट पर क्या होगा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। तो E की वैल्यू सेम है, थीटा 0 है, और ये जो गॉसियन सरफेस है चार्ज के हमारे कैसी है, सिमेट्रिक है, तो ये गॉसियन सरफेस की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, तो ये इसको ऐसी वजह से हमने गॉसियन सरफेस लिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए प्लेन सरफेस चाहिए, इसलिए छोटे छोटे एलिमेंट काट लेंगे, तो एक एलिमेंट ये लिया, एक एलिमेंट ये लिया, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट लिए। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हमें इस गॉसियन सरफेस के थ्रू। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है EDA cos थीटा। ठीक है ना, तो हमने छोटा सा एलिमेंट DA लिया है, तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, EDA cos थीटा, और इसमें थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल कितना आ जाएगा, d phi E = EDA cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है ना, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ गई, EDA। अब इसको क्या करेंगे हम, ये छोटे से एलिमेंट के थ्रू निकली, अब इसी तरह के बहुत सारे एलिमेंट बनेंगे और सबके थ्रू यही वैल्यू आएगी, तो इसलिए क्या है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा थ्रू गॉसियन सरफेस, कितना आ जाएगा, phi E = इंटीग्रेशन d phi E, EDA इक्वल, अब E जो है वो कांस्टेंट है भाई, सभी जगह क्या है, सेम है, यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E बाहर निकल जाएगा, और DA के जो एलिमेंट हैं ये सारे इंटीग्रेट करके एक गॉसियन सरफेस कंप्लीट कर देंगे, है ना, गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस कितनी है, ये वैल्यू जो है, अगर इसकी रेडियस r है तो ये स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr², तो ये सरफेस जो DA है वो इकट्ठा हो क्या दे देंगे, 4πr², और एक जगह क्या रख देंगे, 4πr²। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, और ये क्या हुआ, सरफेस एरिया EDA इकट्ठे होकर जो बना है हमारा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा, E × 4πr²। तो ये किसके थ्रू आया, जो फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पढ़ा है, EA cos थीटा, तो उसके थ्रू इस गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। अब इस गॉसियन सरफेस पर क्या लगा सकते हैं, गॉसियन थ्योरम, गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम क्या कहती है कि किसी गॉसियन सरफेस के इनक्लोज जितना चार्ज होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट उतना ही क्या आ जाएगा, इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आगे समझते हैं, तो बाई गॉस थ्योरम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा Q/ε0 हो जाएगा गॉसियन थ्योरम, गॉसियन सरफेस के थ्रू, तो ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसियन सरफेस के थ्रू। और यहाँ पर भी जो कैलकुलेट किया था हमने, क्या किया था, ये भी गॉसियन सरफेस निकाला था हमने, गॉसियन सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला था, तो ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और
ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, सेम दोनों किसके हैं, गॉसियन सरफेस के। तो दोनों इक्वेट करेंगे तो ये E मल्टीप्लाई 4πr² इक्वल टू Q एप्सिलॉन आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी किस पर, P पॉइंट जो R डिस्टेंस पे था। जो ये P पॉइंट हमारा था वो कितना था, स्पेरिकल सेल से R डिस्टेंस पे था, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0Q/r²। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ डायरेक्शन भी बताई थी हमने, क्या कि जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो सेल से क्या आउटवर्ड नॉर्मल निकलेंगी, ठीक है ना, किस डायरेक्शन में निकलेंगी, R डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किस डायरेक्शन में होगा, इसी R डायरेक्शन में, आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4πε0Q/r², R वेक्टर, क्योंकि ये R वेक्टर के एलोंग आउटवर्ड नॉर्मल है। अब आगे समझना, तो ये हमने ये पहले पढ़ भी रखा है कहीं, तो हमने ये पढ़ा है कि जब एक पॉइंट चार्ज लेते हैं उससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P होता है, उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये दोनों एक ही तरह के काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ये जो सेल है इससे आउटसाइड अगर एक पॉइंट लेंगे तो ये सेल क्या करेगी, तो ये सेल हमें ऐसा फील होगा कि ये जो सेल का जो चार्ज है वो कहाँ है, सेंटर O पर है, सेंटर कहाँ है, O पर है, ठीक है ना। क्यों होगा ऐसा फील, क्योंकि हमने बता रखा है कि एक पॉइंट चार्ज Q है, यहाँ से R डिस्टेंस पर अगर एक पॉइंट P रखा है उसके थ्रू भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकलता है ना। तो इससे जब इसको मैच करेंगे तो पूरे जो सेल है वो सेल का चार्ज कहाँ जाएगा, इस सेंटर O पर, ठीक है ना। तो ये जो सेल है उसका चार्ज कहाँ दिखाई देगा, सेंटर पर दिखाएगा। तो क्या कह सकते हैं कि दिस फील्ड जो है वो सेम है कैसे, जो प्रोड्यूस बाय पॉइंट चार्ज प्लेस एट द सेंटर O, जैसे ये चार्ज पूरा सेंटर पर आ गया हो, ठीक ना, इस तरह फील होगा। अब पढ़ते हैं सेकंड केस, जहाँ पर हमारा जो पॉइंट P है वो कहाँ रखा हो, सरफेस पर रखा हो। व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द स्पेरिकल सेल, कि जो स्पेरिकल सेल है ये इनसाइड ब्लैक कलर की, तो इसके हमारे पास इस सरफेस पर पॉइंट चार्ज रखा है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या बनाएंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे जो पॉइंट P से जाती हो, ठीक है ना। तो गॉसियन सरफेस जस्ट इनक्लोज करते हुए इसको एक गॉसियन सरफेस बना देंगे हम, ठीक है ना। अब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ रखा है पहले ही, फर्स्ट केस में, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, जो फॉर्मूले के थ्रू कितना आएगा, फाई E इक्वल टू A मल्टीप्लाई सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। तो E हमारा सेम, ठीक है ना, मल्टीप्लाई गॉसियन सरफेस क्या है, जिसका इनक्लोज करेगी तो जितनी रेडियस सेल की होगी इतनी रेडियस उसकी होगी, तो सरफेस एरिया कितना आ जाएगा गॉसियन सरफेस का, 4πr² सेम आ जाएगा, ठीक है ना। और गॉस थ्योरम जब लगाएंगे तो गॉस थ्योरम क्या है कि जब ये गॉसियन सरफेस जस्ट इनक्लोज करती हुई कितना चार्ज कर रही है, Q चार्ज कर रही है, तो Q को इनक्लोज करती हुई गॉसियन सरफेस है हमारी, तो टोटल चार्ज Q हुआ और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये किससे आया, गॉस थ्योरम से आया। दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, E मल्टीप्लाई 4πr² इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। अब आगे समझना ये है कि ये जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E इक्वल Q/4πε0r²। अब अगर हम चार्ज की वैल्यू निकालें, ये बता रखा था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखी होगी, वो टोटल चार्ज अपन टोटल सरफेस एरिया होती है। सरफेस एरिया कितना है यहाँ पर, जो सेल का है वो कितना है, 4πr², इसे डिवाइड कर देंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में चले जाए, तो यहाँ से चार्ज जो है वो कितना फाइंड होगा हमें, Q इक्वल 4πr² मल्टीप्लाई सिग्मा, ये चार्ज मिल जाएगा। अब इसकी जो Q वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये 4π नीचे है, एप्सिलॉन नॉट छोड़ के r² तक ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पार्ट क्या बचेगा, ऊपर सिग्मा बचेगा, नीचे एप्सिलॉन नॉट, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमारा थर्ड केस रहा कि जब ये पॉइंट P का हो, इनसाइड हो, उसको समझते हैं कि व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्पेरिकल सेल। तो जो स्पेरिकल सेल है, ठीक है ना, ये स्पेरिकल सेल है हमारी जो ब्लैक कलर की है, ये स्पेरिकल सेल है, इसके इनसाइड पॉइंट P रखा है। अब P पॉइंट से पास करते हुए हम क्या बनाएंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें गॉस थ्योरम लगानी है। तो गॉसियन सरफेस बनाया तो इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो कितना आता है, फॉर्मूला ये बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके हर एक पॉइंट पर वो E माना है, ठीक है ना। और इसका जो सरफेस एरिया कितना आएगा, वो 4πε0, ठीक है ना, 4πr², क्योंकि हम इस पॉइंट P पर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं वही तो इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर होगा, उसको E माना है। और इसका सरफेस एरिया कितना होगा, 4πr² होगा, क्योंकि R डिस्टेंस पर इसकी रेडियस कितनी, स्मॉल r है, तो ये हो जाएगा इसका सरफेस एरिया। तो उनका एक जो फॉर्मूले से आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब गॉस थ्योरम लगाएंगे तो गॉस थ्योरम क्या कहती है कि जो चार्ज होगा इस सेल के, जो गॉसियन सरफेस के इनसाइड चार्ज कितना होगा, भाई गॉसियन सरफेस क्या है, इनसाइड है,
तो चार्ज इसके आउटसाइड है, टोटल चार्ज जितना भी है, तो इनसाइड तो चार्ज कितना है, Q की वैल्यू 0 है, ठीक है ना, क्योंकि जो चार्ज है गॉसियन सरफेस के अंदर कितना है, 0 है, तो 0/ε0 आ जाएगा। तो गॉसियन सरफेस के गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा इस गॉसियन सरफेस से वो कितना होगा, 0 होगा। और सेल के थ्रू कितना आया, E = 4πr²। तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से 4E × 4πr² की वैल्यू 0 होगी, और ये डिवाइड में जाके E की वैल्यू क्या दे देगा, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी इस सेल के इनसाइड कोई पॉइंट लेंगे, यहाँ लो, तो इसके थ्रू कोई गॉसियन सरफेस बना देंगे इस पॉइंट P के थ्रू जाते हुए, तो वहाँ भी इसके इनक्लोज कितना करेगा, चार्ज 0। तो 0 चार्ज होने की वजह से जो गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे उसके थ्रू जो चार्ज आएगा, वो फ्लक्स आएगा, वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक जो ये सेल है स्फेरिकल, इसके इनसाइड कोई पॉइंट लो, उसके थ्रू गॉसियन सरफेस जाएगी, और गॉसियन सरफेस जब उसके थ्रू जाएगी तो कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं करेगी। जब इनक्लोज नहीं करेगी तो जो फ्लक्स आएगा वो 0 आएगा, और दोनों फ्लक्स को इक्वेट करने पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उससे क्या मिलेगा, 0 वैल्यू। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। अब जो जे R पॉइंट था इसे वेरी करा, जो R डिस्टेंस थी, जो P पॉइंट था, ये जो P पॉइंट था ये इनसाइड हुआ, कभी आउटसाइड हुआ, कभी सरफेस हुआ, 3 केस हुए, तीनों को पढ़ा। तो इसके रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है, तो तीनों केस को हम एक ग्राफ पर समझते हैं, ठीक है ना। तो ये एक स्फेरिकल सेल थी हमारी, ठीक है ना। जब हमारा पॉइंट आउटसाइड था, ठीक है ना, तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आया था, जब R की वैल्यू, जो R वैल्यू है ये इस वैल्यू से, जो कैपिटल R है उससे बड़ी है। तो उस केस में क्या आया था, ये फॉर्मूला ये आया था 1/4πε0 Q/r²। तो ये जो कहने मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसमें, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R² के। तो ये फॉर्मूला आया हमारा, ठीक है ना। अब जब R की वैल्यू R के बराबर हो जाएगी, कैपिटल R के बराबर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, 1/4πε0 Q/r²। ये सेकंड केस पढ़ा, और ये वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है ना। जैसे जैसे R की वैल्यू इस R से बढ़ेगी तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता जाएगा। इस तरह देखना है भाई, QE यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे घटेगा। और जो इनसाइड देखेंगे तो जो अगर ये R हमारा इनसाइड पॉइंट के लिए कैसा होगा, छोटा होगा, तो ये R इस कैपिटल R से छोटा होगा, किसके लिए, इनसाइड पॉइंट के लिए। जैसे ये है, जो ये R है वो इस कैपिटल R से बड़ी छोटी है, ठीक है ना। तो इनसाइड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, हमने थर्ड केस में पढ़ा, ठीक है ना। तो इसको ग्राफ कैसे बनाएंगे कि यहाँ तक जब तक ये पॉइंट जो P पॉइंट है इनसाइड रहेगा तब तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, 0 रहेगा। जैसे ही सरफेस से पहुँचेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। और जैसे जैसे अगर हम इससे आगे बढ़ेंगे तो ये 1/r² के से फ्रैक्शन से हमारा ये डिक्रीज करेगा ऐसे। तो ये ग्राफ बन जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज विद रिस्पेक्ट टू R ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। तो ये तीनों केस हैं एक ही है, और ये तीनों केस उसके थे। कहने का मीन ये है कि हमने ये तीनों केस पढ़ लिए एक ही बार में, ठीक है ना, और इसको हम अलग से पढ़ेंगे।